सबसे पहले ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जब जब कंपनी के प्रोसेसेस, उसके प्रोसेस के अंदर के ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स, वो ऑपरेशंस की अकाउंटिंग या फिर उसके बेसिस पे होने वाले डिसीजंस, जब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो, कंप्यूटर के मदद से होने लगे, तो उसको हम लोग ऑटोमेटेड ऑडिट एनवायरनमेंट ऐसा हम लोग बोलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऐसा है ऑटोमेटेड ऑडिट एनवायरनमेंट का, जितना ज़्यादा हम कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, उतनी ज़्यादा उतना मैनुअल इंटरवेंशन, ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन कम होता जाएगा और उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। क्या फीचर्स होते हैं? तो इसका शॉर्टकट था LIC फ्लैश पॉलिसी के फीचर्स बहुत अच्छे। फीचर्स में L स्टैंड फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। I स्टैंड फॉर ये इंटीग्रेट कर देता है डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, सारे डिपार्टमेंट फंक्शंस एक साथ मिलकर अच्छे से काम करने लगते हैं। C कैपेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग। कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के वजह से कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो चुकी है। दूर दूर तक कनेक्टिविटी है, नेटवर्क स्ट्रांग हो चुके हैं। F स्टैंड फॉर फास्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, फास्टर इंफॉर्मेशन, फास्टर बिजनेस और फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। फिर आपके लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन भी बड़े आसानी से प्रोसेस हो जाती है। देन A फॉर एक्यूरेसी, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसमें एक्यूरेसी आ गई है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है, एग्जैक्ट चीज़ें आपको मिलेगी, गलतियाँ कम होती है। सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई है, बेटर सिक्योरिटी, क्योंकि पूरे जो लॉगिन होते हैं वो यूज़र नेम पासवर्ड्स के थ्रू होते हैं। हम चीज़ों को सिक्योर रख पाते हैं और कुछ बंदों हम लिमिटेड एक्सेस दे पाते हैं लोगों को कि भाई आपके यूज़र नेम ID को इतना ही एक्सेस मिलेगा, तो सिक्योरिटी बेहतर हो गई है। H स्टैंड फॉर ह्यूमन एरर्स, कम हो गए, ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट कम है तो ह्यूमन एरर्स डेफिनेटली कम हो गए। फिर उसके बाद में हमने बोला कि क्यों IT इतना ज़्यादा रिलेवेंट है, वाई इट इज़ सो रिलेवेंट, सो इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे शॉर्टकट था हाईफाई सेस रिलेवेंट है PVR में। H स्टैंड फॉर हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस इतने ज़्यादा हाईटेक हो गए तो ऑडिटर को तो टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा। देन C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है चीज़ें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये ऑटोमेटेड चीज़ें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समय देना पड़ता है, इंपॉर्टेंस देना पड़ता है समझने के लिए। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑडिट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकता है अगर हम इसको समझ करके कंप्यूटर की मदद से ऑडिट करें। देन स्टैंड फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बाकी बिजनेस वाले भी, जिनका काम टेक्नोलॉजी वाला नहीं भी है, लेकिन वो लोग भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऑडिटर को इसको समझना ज़रूरी है। फिर S अगेन स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो सिस्टम के स्टैंडर्ड्स है, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, सभी लोग ये बोलते हैं कि सिस्टम्स और उसके कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। P स्टैंड फॉर पॉलिसीज। कंपनी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन सिस्टम्स के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी प्रोसेस कर लेती है, इसलिए टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ते जा रहा है, अकाउंटिंग में भी और ऑडिटिंग में भी। R फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटर्स, जो आपका लॉ है, रूल्स रेगुलेशन है, वो भी बोलते हैं कि ऑडिटर ने सिस्टम्स को चेक करना चाहिए, उस पर रिपोर्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका उसका जो रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, और भी बढ़ गया। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े कि अंडरस्टैंडिंग, हमने कौन सी चीज़ें समझनी चाहिए। हमने समझना चाहिए लोकेशन, कौन से लोकेशन में IT सिस्टम्स है, कौन से जोग्राफिकल लोकेशन सिटीज़ में कंपनी के IT सिस्टम्स है, किस पर्पज़ के लिए है, बजट के लिए है, अकाउंटिंग के लिए है, सैलरी के लिए है, एम्प्लॉय अप्रेजल्स के लिए है, आपने पर्पज़ समझना चाहिए। पर्पज़ के बाद में कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन सी यूज़ करते हैं, टैली है कि SAP है, ओरेकल है, क्या यूज़ किया जाता है वो पता होना चाहिए। उसका वर्जन नंबर क्या है, कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, वो इन हाउस बनाया गया है कि पैकेज्ड प्रोग्राम है, खरीद के लाया गया, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बना हुआ है, क्या वो बाकी सिस्टम्स के साथ में इंटरफेस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है क्या, कौन से लोग हैं जो उसके लिए जिम्मेदार है, और क्या कुछ आउटसोर्सिंग हुई है क्या एक्टिविटीज़ की, लाइन से ये बातें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े, अंडरस्टैंडिंग के बाद रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, IT डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा एक्सेस और पावरफुल बन चुके हैं, वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, IT पर्सन के लोग। फिर डेटा आता है, डेटा को दूर बैठ के डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वहाँ पे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को इंसर्ट किया जा सकता है, वहाँ पे नकली ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जा सकता है, डेटा का पोटेंशियल लॉस, लीक हो सकता है डेटा। फिर डेटा के बाद प्रोसेसिंग में लोग प्रोसेसिंग को रोक कर मैनुअल अकाउंटिंग एंट्रीज, मैनुअल एडजस्टमेंट, मैनुअल इंटरवेंशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग गलत हो सकती है, डुप्लीकेट, डबल प्रोसेसिंग हो जाना, कुछ छूट जाना, या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, जो डेटा यूज़ किया जा रहा है हो सकता है वो गलत फाइल पिक कर रहा है, जो फाइनल फाइल नहीं है उसको छूट जा रही है, ऐसी फाइल का प्रोसेसिंग हो रहा है, ऐसा हो सकता है। फिर सिस्टम, हो सकता है सिस्टम चेंज नहीं हुआ समय के साथ साथ जैसे उसको चेंज होना चाहिए था, हो सकता है अनऑथराइज चेंजेस सिस्टम में किए गए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, या फिर मास्टर फाइल्स जो होती है जहाँ पे पूरा बेसिक डेटा सेव्ड होता है उसमें अनऑथराइज चेंजेस, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में, या तो जहाँ पे डेटा सेव्ड है वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। फिर
ये रिस्क अगर बहुत बढ़ जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे क्या इम्पैक्ट है? तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स की रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, सिस्टम से जो रिपोर्ट्स निकल कर आती है, डेटा निकल के आता है, उसके ऊपर विश्वास कम हो जाएगा। सिस्टम पे विश्वास कम हो जाए तो कहीं ना कहीं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। सब्सटैंटिव ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट है? सिस्टम से जो डेटा निकला वो रिलायबल नहीं है, जो रिपोर्ट निकली वो रिलायबल नहीं है, वो कंप्लीट है क्या एक्यूरेट है क्या हमको पता नहीं, तो हमको समय बिताना पड़ता है सिस्टम से निकले हुए डेटा सिस्टम रिपोर्ट को चेक करने में। तो ज़्यादा एविडेंस मेहनत करनी पड़ती है उसको चेक करने पहले, और क्योंकि सिस्टम वीक है तो एज सच मेहनत और बढ़ जाती है चेकिंग करने में। हर जगह पे हमको कोराबोरेटिव एविडेंसेस, सपोर्टिंग एविडेंसेस देने पड़ते हैं कि डेटा बराबर है कि नहीं। रिपोर्टिंग में जब खामियां मिलती है, सिस्टम के अंदर गड़बड़ मिलती है, तो टीसीडब्ल्यूजी और सबको बतानी पड़ती है इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज बतानी पड़ती है इसके बारे में। फिर डेफिशिएंसीज हमको बतानी पड़ती है, कम्युनिकेट करनी पड़ती है। ऑडिट रिपोर्ट में भी जब हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, कम्युनिकेट करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। करेक्ट, कभी कभी अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑडिट रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा जनरल आईटी कंट्रोल्स, ऐसे सिस्टम्स प्रोसीजर्स जो पूरे आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित हो, जो आईटी डिपार्टमेंट के जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है उससे उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट है। ऐसे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो पूरे आईटी डिपार्टमेंट के हो, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, मॉड्यूल्स है, ठीक है, उसके लिए बने हो ताकि पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से चले, ताकि सारे उसके अंदर के सॉफ्टवेयर अच्छे से चले, इसके लिए जो सिस्टम बनाया था उसको जनरल आईटी कंट्रोल बोलते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे होंगे तो उसके डिपार्टमेंट के अंदर के जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है वो अच्छे होंगे, वो हेल्प करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, उसकी मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं, इसलिए उसको हम लोग इनडायरेक्ट कंट्रोल्स या परवेसिव कंट्रोल्स भी बोला जाता है। 4 तरह के होते हैं, डायग्राम याद आना चाहिए। एक यूजर है, उसके बाद में उसका डिवाइस है, फिर एप्लीकेशन है, तो आपको याद आना चाहिए। पूरे डिपार्टमेंट को सेफ रखना है तो एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, अनऑथराइज लोगों को दूर रखो। फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो एप्लीकेशंस है उसका एडीएम, एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद जो डेटा सेंटर्स है, जो आपके डेटा सेंटर्स और नेटवर्किंग है, उसके कंट्रोल, जहाँ पे डेटा पूरा सेव होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, रिट्रीव होता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, उसमें रेगुलरली चेंजेस होने चाहिए, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स। सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल्स, तो हमने बोला थोड़ा सा इमेजिन करिए एक्सेस कंट्रोल्स, सिस्टम्स जो आईटी डिपार्टमेंट को सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, अनऑथराइज लोगों को दूर रखते हैं, उसको एक्सेस कंट्रोल्स बोलते हैं। अब इमेजिन करिए आप आईटी डिपार्टमेंट देखने गए, पिरामिड शेप में सब लोग खड़े हैं, अगर एडिक्वेट लोग हैं, अगर सिक्योरिटी टीम में एडिक्वेट लोग हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट और कैपेबल लोग हैं, एडिक्वेट कॉम्पिटेंट कैपेबल लोग हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिफाइंड है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए हैं कि कौन क्या काम करने वाला है, सबके पावर्स क्या है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, सबने अपने जो पावर्स है, सुपर एडमिन्स है, सिस्टम एडमिन्स है, उन्होंने अपने पावर्स कब यूज़ किया उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो दिल खुश हो जाता है, भैया ये सिक्योरिटी टीम इनकी बहुत ही जोरदार है। एडिक्वेट लोग होना, पढ़े लिखे लोग होना, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग होना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा होना, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होना, पावरफुल जो इनके लोग हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, उन्होंने अपने पावर्स, मास्टर पासवर्ड्स कब यूज़ किए। फिर फिजिकल एंट्री है तो फिजिकल एंट्री में आइडेंटिटी कार्ड होना, एक्सेस कार्ड होना, रजिस्टर होना, सीसीटीवी होना, अगर ऑनलाइन कोई एक्सेस करना चाहता है ऑनलाइन तो उसके लिए सेफ नेटवर्क होना, पेरीमीटर नेटवर्क होता है जो अंदर के और बाहर के नेटवर्क को जोड़ता है, पेरीमीटर नेटवर्क स्ट्रांग होना, फायरवॉल होना चाहिए। तो इससे एक्सेस करना डिपार्टमेंट बहुत जोरदार है। फिजिकल एंट्री में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, ऑनलाइन एंट्री में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। फिर डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा बंदा कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेगा वो भी डिफाइंड है, बहुत बढ़िया। बूट लेवल पासवर्ड्स है, बूट लेवल पासवर्ड है, विंडो लेवल पासवर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, जो यूज़र आईडी है वो लिमिटेड डेटा एक्सेस कर सकता है, डेटा एंड प्रोग्राम कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, और एप्लीकेशन के अंदर भी अपना यूजर नेम पासवर्ड है, तो एक्सेस कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है। हम टीम से मिले, आपको पॉइंट याद आने चाहिए। फिजिकल और ऑनलाइन एक्सेस है तो आपको पॉइंट याद आने चाहिए, और अगर ऑडिटर फिर कंप्यूटर यूज़ करता है वो पॉइंट याद आने चाहिए। एक्सेस कंट्रोल के बाद में आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंट्रोल, जब भी कोई नया एप्लीकेशन आने वाला है ओवरऑल, ठीक है, पहले नया ओवरऑल सिस्टम और प्रोसीजर सेट होना चाहिए। जब भी कोई नया एप्लीकेशन आ रहा है, कंपनी लेवल मीटिंग होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, फिर कमिटी लेवल मीटिंग होकर प्रोजेक्ट इनिशिएट होना चाहिए, लोगों ने एनालिसिस करके डिज़ाइन करना चाहिए, एनालिसिस डिज़ाइन करने के बाद में उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए, कोडिंग करने के बाद में उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होने के बाद में डेटा माइग्रेट होना चाहिए ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम, और फिर नए सिस्टम को फंक्शनल करना चाहिए, लाइव करना चाहिए सबके यूज़ के लिए। ये पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। फिर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क कंट्रोल्स, डेटा सेंटर में ओवरऑल मैनेजमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, पॉलिसीज ओवरऑल जो मैनेजमेंट है डेटा सेंटर, ओवरऑल कंप्यूटर ऑपरेशन का जो मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसी सेट होनी चाहिए कि कितने सर्वर्स, कितने कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड रहेंगे, किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, करेक्ट वो रहना चाहिए। तब जाके डेटा सेंटर में सही तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, वेल कनेक्टेड होंगे। फिर उसके बाद जब कोई चीज़ प्रोसेसिंग की जाती है तो बैच प्रोसेसिंग होनी चाहिए ताकि सिस्टम्स ओवरलोड ना हो। प्रोसेसिंग में गलती दूर करने के लिए हेल्प डेस्क फंक्शन होना चाहिए। जब पूरा काम चल रहा है तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होनी, कितना समय लगा डेटा सेव करने में, डेटा प्रोसेस करने में, डेटा रिट्रीव करने में, बैकअप्स होने चाहिए।
बैकअप्स होने चाहिए, रिकवरी प्लान्स होने चाहिए, रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स के प्लान होने चाहिए। इतने बड़े डेटा सेंटर को सपोर्ट करने के लिए सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स लगेंगे, वेदर इज इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लेवल अग्रीमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, क्लीनिंग हो, रिपेयर्स हो, मेंटेनेंस हो, आपको सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स लेंगे। इन सबको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, जब भी अगर आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बदलना है उसके लिए भी पॉलिसी स्टेप सेट होनी चाहिए। पहले रिक्वेस्ट आनी चाहिए, रिक्वेस्ट किसी ने इवैल्यूएट करना चाहिए कि भाई रिक्वेस्ट वैलिड है क्या। अगर चेंज रिक्वेस्ट वैलिड है तो फिर चेंजेस करने चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, जब हो फिर उसके बाद उसको लाइव करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, यूजर ट्रेनिंग करनी चाहिए। एप्लीकेशन कंट्रोल्स मतलब क्या? एप्लीकेशन कंट्रोल्स मतलब आपका जो इंडिविजुअल जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, परचेस का सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर, सेल्स का सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो है करेक्ट, ये बराबर काम करे उसके लिए जो कंट्रोल, उसका एप्लीकेशन कंट्रोल। 3 तरह के होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट सही हो, प्रोसेस सही हो, आउटपुट सही हो। फिर अब इन्होंने काफ़ी इनपुट के अंदर आपका मैंडेटरी फील्ड का चेक होना चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग ना जाए। एक बार फीड करने के बाद में एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। इनपुट मास्टर डेटा से वैलिड होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, कुछ मिसिंग ना रहे। लिमिट्स होनी चाहिए एक्सेस की, कि एक ही आईडी कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ऐसे कंट्रोल जिसमें आधा काम सिस्टम्स करते हैं और आधा काम आपके इंडिविजुअल्स करते हैं, उसको आईटी डिपेंडेंट सिस्टम्स बोलते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन रिपोर्ट निकालना, इन्वेंट्री जहाँ पे नेगेटिव वो निकालना, कैश जहाँ पे नेगेटिव वो निकालना, उसको स्टडी करना, एनालाइज करना। ठीक है, ये आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स है। जनरल कंट्रोल्स बहुत जरूरी है, तब जाके इंडिविजुअल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जनरल कंट्रोल्स के बिना बाकी लोग काम नहीं कर पाएंगे, और जब तक बाकी लोग काम नहीं करेंगे हम फ्रॉड, एरर को, मिसस्टेटमेंट को रोक नहीं पाएंगे। दोनों एक में के लिए बहुत जरूरी है। टेस्टिंग मेथड सबसे एफिशिएंट है कि आप इंक्वायरी करिए। उससे थोड़ा कम एफिशिएंट है ऑब्जर्वेशन, उससे कम एफिशिएंट है इंस्पेक्शन, सबसे कम है मेहनत। अगर बात कर रहे हैं तो इंक्वायरी में मेहनत सबसे कम है, लेकिन उससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन में, उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत है इंस्पेक्शन में, और सबसे ज़्यादा मेहनत है रीपरफॉर्मेंस में। लेकिन इफेक्टिवनेस की बात करें तो एक्जैक्टली उल्टा है, रीपरफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में इंक्वायरी। आपके इंक्वायरी मोस्ट एफिशिएंट है, रीपरफॉर्मेंस मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन आए इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। कौन सा यूज़ करना है डिपेंड करता है हमारे कॉम्पोनेंट्स पे। हम लोग पढ़कर आए इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट, आपका कंट्रोल एनवायरमेंट के बाद में आपका इंटरनल रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। ये फैक्टर्स अगर वीक है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। ये फैक्टर स्ट्रांग है तो मेहनत कम की तो भी चलेगा। फिर बाकी फैक्टर्स, कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ एरर्स, मिसस्टेटमेंट क्या है, प्रेजेंट कितने बड़े, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए हम लोग को ये सिस्टम्स के ऊपर, और कौन से असेशन में दिक्कत लग रही है। फर्दर उसको एलाबरेट किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्वायरी अकेले मत यूज़ करो, कॉम्बिनेशन में यूज़ करो। ऑब्जर्वेशन अलग अलग सिनेरियोज में करना चाहिए। इंस्पेक्शन के लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, यूजर मैनुअल्स, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। रीपरफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमको रॉ डेटा मिल जाए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें रीपरफॉर्म करके देख सकते हैं जो अकाउंटिंग सिस्टम ने की है। फिर हम आगे बढ़े, हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स की बात की। बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना, उसको सॉर्ट करना, उसको एग्जामिन करना, स्टडी करना, एनालाइज करना, समराइज करके उससे रिजल्ट्स निकालना, उसको हम डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। कहाँ डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स की मदद ली जा सकती है, कहाँ पे उसके यूजेस है। हमने देखा था कि डेटा एनालिटिक्स से हमको पता चला, ठीक है, CS RJ काम करके FD बना रहा है। C स्टैंड फॉर आपका कंप्लीटनेस। कोई फाइल कंप्लीट है क्या, वो चेक करने के लिए उसको और 4 अलग अलग फाइल से मैच कर सकते हैं, वहाँ पे मैच कर सकते हैं। कंप्लीटनेस के लिए काम आता है, सैम्पलिंग के लिए काम आता है, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस के लिए काम आता है, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकम्प्यूटिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काम आता है, जनरल एंट्रीज के एनालिसिस के लिए काम आता है, आपके फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है। और D स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी का इंपैक्ट क्या हो सकता है आगे जाके, उसकी इवैल्यूएशन के लिए काम आता है। किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, तो हमने डिस्काउंट वाला एग्जाम्पल देखा था। पहले ये देखिए कि भाई, पहले आप ये देखिए और समझिए कि क्या बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस क्या है, उसके सिस्टम्स क्या है, IT इंफॉर्मेशन सिस्टम समझिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद में आप बिजनेस एनवायरनमेंट आप समझ गए, फिर आप ये समझिए कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आप डिस्काउंट चेक करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करिए डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा मिलने के बाद वो कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या, वो चेक करवाइए, एक्सट्रैक्ट डेटा वो चेक करवाइए, फिर उस पर अपना क्राइटेरिया, अपना फॉर्मूला, अपना एनालिसिस लगाइए, रिजल्ट्स ऑब्टेन करिए, कंफर्म कर रिजल्ट्स बराबर है ना, उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाइए। फिर आखिरी में था इसमें ऑडिट प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट है। ऑडिट प्रोसेस में प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, करेक्ट, आखिरी में रिपोर्टिंग होती है, क्या इंपैक्ट है। पहले इन जनरल उन्होंने बात की है, रिस्क असेसमेंट की बात करें, दैट इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और बाद में उन्होंने और अंडरस्टैंडिंग की बात की। अगर रिस्क असेसमेंट की बात करें, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये लोग एक जनरल आपको समझा रहे हैं, एक जनरल की भाई जानकारी क्या इकट्ठा करनी चाहिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड। रिस्क असेसमेंट में
रिस्क असेसमेंट में क्या जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस है और डिस्क्लोजर्स है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कौन से, बड़े बड़े क्वांटिटी में और क्वालिटी डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंस कौन से है, आप रिस्क में पता करिए कौन से बड़े बड़े अकाउंट्स और डिस्क्लोजर्स है, कौन से बड़े अकाउंट्स है, कौन से बड़े डिस्क्लोजर्स है, क्वांटिटी और नेचर के हिसाब से कौन सी चीज़ें बड़ी है, कौन से असर्शन में गलतियों के प्रॉब्लम है, कैसे मिसस्टेटमेंट हो सकता है, कैसे मिसस्टेटमेंट हो, सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, करेक्ट। और ये सब करते वक्त आईटी सिस्टम्स कौन से सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट और इन सब का मतलब आईटी सिस्टम्स, एक तो जनरल बात बता रहे, उसके बाद में आईटी रिस्क पे क्या इंपैक्ट है। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग में जो हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे उसमें ये जानकारियाँ हमको ये इकट्ठा करनी पड़ेगी। विल हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कौन से बड़े अकाउंट्स, डिस्क्लोजर, क्वांटिटी डिटेल्स, क्वालिटी कौन से इंपॉर्टेंट, कौन से असर्शंस है, कहाँ से मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। आईटी की वजह से क्या रिस्क होगी ये समझो, पहले बैठ करके समझना चाहिए इम्पैक्ट के लिए। फिर इसको अंडरस्टैंड, उसको डॉक्यूमेंट करो कितनी रिस्क है, कौन से कंट्रोल्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम को वॉक थ्रू करके देखो, उससे बहुत आपको समझ में आएगा। फिर आखिरी में तो आप लोग फिर टेस्ट, फिर पहले आप प्लानिंग किया, आपने जानकारी इकट्ठा की, उसको इवैल्यूएट किया, स्टडी किया, एनालाइज किया। फिर उसके बाद में टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो जो आपको टेस्ट करना है, हमारी टीम इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड तय करके उसको ऑडिट प्रोसेस क्या परफॉर्म करेंगे, सोर्स डेटा रिलायबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए पूरा डेटा, सैंपल बेसिस पे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे, टेस्ट ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट। तो टेस्ट फॉर ऑपरेशंस जो है, टेस्टिंग जो है वो बेहतर होगी। रिपोर्टिंग में डिफिशिएंसीज आप कितनी देखिए, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को डिफिशिएंसी के बारे में बताइए, और लेटर लिख कर भी उनको बताइए, रेमेडियल एक्शन क्या लिखते हैं वो बताइए, वो लेटर को इंटरनल कंट्रोल मेमो या मैनेजमेंट लेटर बोलते हैं, जरूरत पड़े तो ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट लीजिए। तो आखिरी का आप एक ओवरव्यू रखिए।